हाय, कैसे आप सभी। नाउ यशोवर्धन और ये हजेला इस पिग्मी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है हजेलाज आईएएस। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं ये लगातार पिछले 2 दिनों से चर्चा में चल रहा है। चाइना एक बहुत बड़ा डैम बना रहा है, एक मेगा डैम बना रहा है और उसके कारण भारत में चिंताएं व्याप्त है। यहां तक कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो इसे क्या कह दिया है कि वाटर बम है, कि भविष्य में कहिए चाइना इसको एज ए वाटर बम यूज ना कर रही। तो क्या कंसर्न है इंडिया के, ये कहाँ बनाया जा रहा है? और ओनली चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ओलिथी गार्स जो परियोजना है वो ऑलरेडी है और ये उससे भी बड़ा है। 60,000 मेगावाट की एनर्जी यहाँ पर जनरेट की जाएगी। तो चलिए हम इसे देखते हैं। ये क्या है? ये इंडियन एक्सप्रेस में आया था 28 जुलाई को और अब हम यहाँ देखते हैं आखिर ये क्या है, इस विषय पे बात करते हैं। तो इसका नाम है मेडोंग बांध और चाइना इसे ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना रहा है। कहाँ है? तो चलिए बात करते हैं। चीन में तिब्बत का जो ऑटोनोमस रीजन है वहां पर यारलुंग जांगबो, जिसे कि ब्रह्मपुत्र जो नदी उसके अलग अलग नाम है, तो उनमें से जो चाइना का तिब्बत वाला रीजन है वहां पर यारलुंग जांगो या लानुन शांको भी कहा जाता है। वहां पर ग्रेट बैंड पर अगर देखें तो 60 गीगावाट मतलब 60,000 मेगावाट की एक मेगा जल विद्युत परियोजना पर काम कर रहा है। उसने मंजूरी दे दी है। पहले तो सिर्फ आया था कि बना रहा है, अब इसने मंजूरी दे दी गई है। अब इसके बाद क्या हुआ कि भारत, भूटान और बांग्लादेश तीनों के लिए ये काफी ज्यादा एक रणनीतिक एक संकट की बात पैदा करती है और चीन इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है अपने जो निचला एरिया है उसके लिए, यह इस बात को समझना होगा। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि आखिर ये कहां पर है, इसे समझें। तो मेडोंग काउंटी जो कि तिब्बत का जो ऑटोनोमस रीजन है वहां पर ये है और जहां से कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ऊपर की तरफ जाके फिर नीचे की तरफ जो बैंड करती है ये वहां पर है। ये अगर हम देखें तो यहाँ पर इस तरह से ये बैंड हमें दिखता है। अगर हम मैथ में देखेंगे तो ये बैंड हमें इस तरह से दिखता है कि ये नदी यहाँ से यूं आ रही है, यहाँ जाके फिर ये ऐसे किस तरह से बैंड करते हैं, जो ग्रेट बैंड कहा जाता है। राइट फ्रेंड्स, सो यहां पर है और यहां से फिर अरुणाचल में आ जाती है और फिर इससे नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा। राइट, अब देखें अगर ये जो डैम बनता है तो इसके कारण क्या असर होता है। तो सबसे पहली बात तो ये हिमालयन रीजन है और हिमालय हम सभी जानते हैं कि ये न्यू फोलिड माउंटेन्स हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा भूकंप की संभावनाएं रहती हैं। इस पूरे इलाके में वर्षा भी बहुत ज्यादा होती है और ये भारत और चीन सीमा के निकट है ये इलाका। और खासतौर से इस जो इलाका है यहाँ पे अरुणाचल के बहुत सारे इलाके को चीन बोलता है कि ये साउथ तिब्बत रीजन है और वो उसे चाइना का हिस्सा मानता है क्योंकि तिब्बत के हिस्से के तौर पर उसे मानता है। सो अब यहाँ पे देखिए तो इसकी कितनी विद्युत जनरेशन की क्षमता, तो 60,000 मेगावाट, इट मीन 60 गीगावाट की परियोजना है और दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना ये है। बड़ा एक सवाल यहाँ आता है कि जिसे तिब्बत, माफ कीजिए, दक्षिण तिब्बत कहा जाता है, उसे चीन कहता है। ये अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके को भी वो इसी हिस्से का, अपने हिस्से का मानता है। और यहां पर अगर देखे किसी तरह का बांध बनाया जाता है तो भारत के लिए बहुत सारी चिंताएं वो पैदा करता है। और यहां तक कि अगर यहाँ पर पानी को रोका जाता है तो भूटान, बांग्लादेश, भारत तीनों पर फर्क पड़ेगा। और अचानक से कभी अगर बांध को खोल दिया जाता है, गेट्स को खोल दिया जाता है बिना कोई पूर्व सूचना के, तो भारत, बांग्लादेश और भूटान वाले इलाकों में कई सारी जगह पे बाढ़ की स्थितियां भी पैदा हो जाएंगी। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ समय पहले जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब तनाव चल रहा था, एक वॉर चल रहा था, तब इंडिया ने पाकिस्तान की तरफ जाने वाली कई नदियों पर जो डैम बने वहां पर पानी को रोक दिया। नीचे के इलाके में पानी बिल्कुल नहीं था और अचानक से फिर भारत ने उन डैम्स के गेट को खोल दिया। हालांकि रीजन बताया कि मिनटेज इसके कारण ऐसा किया गया था, लेकिन उस गाद को निकालने की जो वहां पे जम रही थी उन डैम्स में, लेकिन हकीकत क्या है इसे समझा जा सकता है। तो क्यों इस तरह की स्ट्रेटजी तो चाइना भी चल सकता है और वो पाकिस्तान के फेवर में इस तरह का कभी भी भारत के साथ कर सकता है। अब बड़ा सवाल एक और है कि अगर इस तरह से करते हैं तो क्या यहां पर किसी भी तरह से कोई सेफ गार्ड्स है भारत की। तो अगर हम बात करें तो अपस्ट्रीम वर्चस्व अगर देखा जाए तो उसको समझें कि ब्रह्मपुत्र के ऊपरी हिस्से पर चीन का एक तरफा नियंत्रण है और नदी जल बंटवारे में अगर हम देखें तो एक तरह से जो शक्ति संतुलन है वो चीन के फेवर में है। दूसरी बात, जैसे कि हम वहां पे बात करते हैं भारत और पाकिस्तान भी, तो पाकिस्तान के पास नहीं है वो जो एज अगर है तो इंडिया के पास है, यहाँ पर किसी के पास है, बर्फ किसी के पास है तो चाइना के पास है।
दूसरी बात यह, किसी भी तरह की कानूनी सुरक्षा का अभाव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारत हो, चीन हो, भूटान और बांग्लादेश, इनमें से किसी ने भी यूनाइटेड नेशन का जो वाटर वे, जो संयुक्त राष्ट्र का जल मान सम्मेलन है 1979, इस पे हस्ताक्षर नहीं किए। तो हम किसी भी तरह के अंतरराष्ट्रीय कानूनों से यहाँ पर बंधे नहीं कि चीन को हम बाध्य कर सकें। इसके अलावा इस बांध के निर्माण के कारण हम देखते हैं कि अरुणाचल और लद्दाख में जो सीमा विवाद पहले से चल रहा है, वहां पर भी हल होने की संभावना नहीं दिखती। यहां भी समस्या आएगी। और क्या होगा? इसके खत एक ऐसी अनहेल्दी एक प्रतियोगिता शुरू हो गई है जो कि हमें दिखती है। देखिए, भारत ने क्या किया, चीन के इस कदम के जवाब में अपर सियाम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की घोषणा कर दी है। एक तरह से हम देखें तो ये प्रतिक्रियात्मक है कि भाई आपने किया तो हम भी इसी तरह के परियोजना पर काम कर रहे हैं। ये है, वैसे ये समझ जाइए जैसे कोल्ड वॉर का एरा था, तो एक तरफ यूएस कुछ करता है तो यूएस के साथ कुछ करता है और दोनों उलझे रहते हैं इस तरह के। तो यहाँ पे हम काफी हद तक समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की रणनीति भारत और चीन के बीच में लगातार चल रही है। लेकिन एक बड़ा जो प्रश्न है वो ये है कि आखिर पर्यावरण के ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा और लोगों की आजीविका, क्योंकि लोगों की जीविका के लिए वो डिपेंडेंट है इस इलाके के ऊपर, तो उस पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज इस बांध के कारण अगर बड़ी मात्रा में जल को रोका जाएगा तो ना केवल पारिस्थितिकी को नष्ट होगा, बल्कि जो स्लज वहां पे नदियों में जो तलछट जमा हो जाता है, इन सब के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो बाढ़ की भी संभावना यहाँ पे लगातार बनी रहेगी। और क्या हो सकता है यहाँ पर, अगर किसी वक्त अनियंत्रित तरीके से अगर पानी को खोल दिया जाता है, गेट्स को खोल दिया जाता है, तो न केवल आसाम बल्कि बांग्लादेश में भी हम देख सकते हैं कि जो पारंपरिक जो कृषि के मैदान है, चराई के मैदान है, उन सभी बेसभी तबाह हो सकते हैं। वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो सकती है। इसके अलावा अगर ग्लेशियल जो लेक्स है वहां पर हम देख सकते हैं किसी भी तरह की वहां पर भी इस तरह की संभावना बन सकती है। जो मोरल बांध्स बन जाते हैं वो अगर टूटते हैं तो हम देखते हैं कितनी सारी वहां पर बाढ़ आती है अचानक से। अब अगर इस तरह की घटना यहाँ पर होती है, कभी कोई भूकंप अगर आ जाता है, तो यहाँ हम देख सकते हैं किसी तरह की बाढ़ की संभावना लगातार बनी रहेगी। तो खतरा भारत के बिल्कुल सिर पर अटका रहेगा। और अगर देखा जाए तो मॉनसून चक्र कैसे प्रभावित हो सकते हो, तो जल स्रोत पर हस्तक्षेप से हम देखें तो जो भूमिगत जल है इसके पुनर्भरण पर भी असर पड़ेगा कि निचले इलाकों में यहाँ पर पानी की हो सकता है कमी आ जाए। और मानसून अगर कभी किसी तरह की अगर उसमें बाधा अगर आती है तो वो भी देखने वाली एक बात होगी कि इस तरह की भी जो पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा हो जाएगा, इसे समझना होगा। फिर इस इलाके में अगर हम देखें तो जितनी भी आर्द्रभूमियां वेटलैंड्स हैं वे प्रभावित होंगी। पूरे का पूरे जो एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है वो प्रभावित हो जाएगा। क्योंकि इतनी बड़ी परियोजनाओं से ना केवल हम भूगर्भीय हलचलें बढ़ती है, बल्कि जो इकोसिस्टम वहां का पूरा है या एक्वाटिक जो कल्चर है पूरे का पूरा, उस सभी पर दोनों तरह के प्रभाव पड़ते, कुछ सकारात्मक होते कुछ नकारात्मक। लेकिन डर जिस चीज का वो है कि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट किस तरह के पड़ेंगे, इन सबको जानना बहुत जरूरी होगा। दैट फिर आता है कि भारत क्या कर सकता है। तो भारत के पास विकल्प बहुत सीमित हैं। तो भारत यहाँ पर यह कर सकते कि पारिस्थितिकी क्षेत्रीय सहयोग को भारत बढ़ावा दे सकता है। देन इसके अलावा चाइना के साथ वो एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म को वो बढ़ावा दे सकता है, उसे सशक्त कर सकता है, ताकि रियल टाइम डेटा को अगर चीन भारत के साथ साझा करता है तो जिसके कारण कि किसी भी तरीके से कोई भविष्य में दुर्घटनाएं होनी है, बाढ़ की संभावना है, गेट अचानक से खुल जाने की संभावना है, तो रियल टाइम डेटा अगर भारत को उपलब्ध होगा तो भारत बचाव पहले से कर पाएगा। देन इसके अलावा अगर हम देखें कि यहाँ पर बुनियादी ढांचे में भी अगर स्थितियां देखें तो यहाँ पर सीमा पार हमें जो नदी प्रबंधन है इस तरह के ढांचों पर काम करना पड़ेगा। मिल करके अगर काम करेंगे तो भारत के लिए ज्यादा बेहतर होगा यहाँ पर। इसके अलावा अगर किसी भी तरह की जो चेतावनी प्रणालियां बेसिक करनी होगी, बाढ़ है या प्रतिरोधी ढांचे हैं, इन सबको भी वहां के जो नदी में जिस तरह के जो परिवर्तन आएंगे बहाव में उसके अनुकूल दोबारा से वहां पर बनाना होगा। राइट। देन इसके अलावा एक और चीज हो सकती है जो कि यहाँ पे किया जा सकता है कि भूटान बांग्लादेश को साथ लेकर के भारत एक बांग्लादेश नदी आयोग की स्थापना कर सकता है, जिससे कि एक पूरे इस रीजन में शांति की स्थापना और इस पानी का इस प्रकार से न्यायपूर्ण बंटवारा किया जाए कि किसी एक के नियंत्रण में ना रहे, बल्कि इन सभी जो चारों देश जो यहाँ पे प्रभावित हो सकने की संभावना है वे सभी के, जो भी चाइना हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश है, भूटान, इस सभी के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखा जाए।
तो अभी हम यही कह सकते हैं कि जो मिलोंग प्रोजेक्ट है जस्ट अभी उसकी मंजूरी दी गई है और इसमें बहुत सारे मुद्दों पे भारत और चीन मिलकर के जब बैठ करके बात करेंगे और अगर भूटान, बांग्लादेश, इंडिया ये तीनों मिलकर के अगर दबाव बनाते हैं चीन के ऊपर तो बैठ करके बात हो सकती है, रियल टाइम डेटा साझा करने पर सहमति बन सकती है, क्योंकि अभी है वो व्यवस्था है लेकिन कई बार चीन रियल टाइम डेटा उपलब्ध नहीं कराता है। और जो कि अरुणाचल के मुख्यमंत्री ने एक वाटर बम की जो एक संभावना बताई है उसे भी दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस तरह का व्यवहार भारत ने पाकिस्तान के साथ किया है। तो ये हो सकता है कि भविष्य में चीन भी भारत को इसी तरह की धमकी दे या इस तरह का बिहेवियर करे जिससे कि भारत के उस पूरे रीजन पर बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नष्ट होने का खतरा मंडरा सकता है। तो इन सारे मुद्दों को अभी हल करना बाकी है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब भारत और चीन के जो संबंध भी लगातार सामान्य बनाए जाएं। तो मित्रों, मैं यह उम्मीद करता हूं कि जो आज का जो टॉपिक है इस पर आपकी एक समझ बनी होगी। आप अगर अब तक हमारे साथ बने हो, आपको ये वीडियो पसंद आता और हमारे चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को कर लीजिए आप सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आता है तो कर लीजिए लाइक और बेल बटन जरूर दबाते हैं जिससे कि हमारे जो नए वीडियोस है इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मैं हूं यशोवर्धन और ये है हजीरा इस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म। आपको हम लगातार इसी तरह की जो यूपीएससी आपके जनरल नॉलेज को बढ़ाने वाले जो विषय हैं उन्हें लगातार आपके सामने अच्छा एक हेल्दी बिल्कुल सही एनालिसिस लेकर के आपके सामने आते रह के, और ये न्यूज चैनल के सनसनी फैलाने से बिल्कुल अलग तरह की खबरें हम आपको यहाँ पर देते हैं। सो बने रहे हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर अगले दिन मिलते हैं हम अगले विषय के साथ। थैंक यू सो मच।